हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज एक नए टॉपिक के साथ में है और ये नया टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस से रिलेटेड कराएगा। ये एक ऐसी मैराथन है जिसमें हम लास्ट टाइम पर दौड़ रहे हैं और इस दौड़ में हम कितना आगे निकल पाते हैं, इन्हीं उम्मीदों के साथ हम शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चंस की। जरा देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि ऑल द लिगेंड्स, यानी कि कितने ऑल द लिगेंड्स क्या लुईस एसिड होते हैं, लुईस बेस होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि जितने भी लिगेंड्स होते हैं वो सभी लुईस बेस होते हैं, चाहे वो न्यूट्रल हों या फिर नेगेटिवली चार्ज हो, यानी कि उनके ऊपर एक लोन पेयर होगा ज़रूर। ये ना समझिएगा लिगेंड्स और न्यूट्रल, यहाँ पर ऑप्शन न्यूट्रल भी लग रहा है सही, लेकिन ना लुईस बेस न्यूट्रल हो सके नहीं, न्यूट्रल लुईस बेस होता तो हम मान लेते, लेकिन सभी लिगेंड्स लुईस बेस ही होते हैं बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बोले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो आंसर इसका फिर बी लगाइएगा। नेक्स्ट, द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द निकल इन NiCO का होल। फॉर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का आपको तरीका तो पता होगा कि फार्मूला आपको अच्छे से पता होगा कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, यहीं पर मैं लिख देता हूँ फार्मूला, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN इज इक्वल टू होता है, यानी कि एटॉमिक सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर, सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर निकल का 28 हो जाता है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है कार्बोनिल में, और नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं 2, यानी कि डोनर साइड 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 × 4 यानी कि 8 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 28 प्लस, यानी कि ये हो गया आपका 8, 28 प्लस 8 यानी कि ये हो गया आपका 36। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपका 36 आ जाएगा। तो ये आप समझ चुके होंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 36 हम ए पे लगा देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। अब ब्रिजिंग लिगेंड्स पजेस, जो ब्रिजिंग लिगेंड्स होते हैं उनकी खास बात क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी लिगेंड्स ब्रिज होते हैं वो पॉलीडेंटेट होते हैं और मोनोडेंटेचर नेचर होता है, ठीक है। 2 और मोर डोनर साइट होती हैं, ये भी बात ठीक है। द डेंटिसिटी, द टेंडेंसी टू गेट द इटसेल्फ अटैचमेंट टू द 2 मेटल आयंस, ये भी पॉसिबिलिटी है, यानी कि ये सभी मुझे लग रहा है कि ऑप्शन आपके सही दिख रहे हैं। पॉलीडेंटेट या मोनोडेंचर नेचर, यानी कि ये पॉलीडेंटेट हो सकते हैं या मोनोडेंटेट नेचर भी हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी दोनों की। तो ब्रिज जो लिगेंड्स होते हैं वो अधिकतर क्या होता है कि पॉलीडेंटेट, मतलब डोनर साइट उनकी जो होती हैं वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं, ये बात आपको ध्यान, या बीच में कभी कभी सिंगल वाला भी जुड़ जाता है। तो ऐसे जो लिगेंड्स होते हैं वो ब्रिज लिगेंड्स के कंसिडरेशन में किए जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर अगर थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा इसे बढ़िया करना चाहें तो सिंपल सी बात है, इस वाले हिस्से को अगर इसमें थोड़ा सा ये आप लोगों को कन्फ्यूज़ कर सकता है तो इसको हम कट कर देते हैं। तो पॉलीडेंटेट हो गए, 2 और मोर डोनर साइट्स हो गई, और द टेंडेंसी टू गेट इट सेल्फ अटैच टू द मेटल आयन, ये भी बात है, और ऑल द वक्त। अब यहाँ पर डी ऑप्शन मुझे सही लग रहा है कि मैंने उड़ा ही दिया उसे, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहा था, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि विच वन इज़ द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की पहचान ही यही है कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब डी लास्ट में, ये जरूरी नहीं कि d2 ही हो, d3 भी हो सकता है, d2 हाइब्रिडाइजेशन लास्ट में ही आनी चाहिए, और लास्ट में तभी आएगी जब अंदर पेयरिंग स्ट्रॉन्ग लिगेंड ना हो। अब स्ट्रॉन्ग में तो CN दोनों कट जाएंगे। अब बचा अमोनिया, तो अमोनिया जो निकल के केस में होती है वो अमोनिया जो होती है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करते हैं, यानी कि वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। तो इसका ऑप्शन फिर ए लगाइएगा। अगर आप इसका चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूरेशन लिख करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। वैसे आपको पता होगा, समझ चुके होंगे शायद, जहाँ तक अनुमान है, इस पर टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं बनता। द नंबर ऑफ द आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब भैया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो बना है इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स मैं आपको बता देता हूँ कि जो K2 तो उसे छोड़ ही दीजिए, K2 से तो कोई मतलब है नहीं, PDCl Br2 SCN है। अब Br और CN, मतलब इसमें एक तो देखिए आपको चीज़ बता दें, यहाँ पर सभी लोगों के दिमाग में चलेगा कि सर सिस और ट्रांस 2 बना लीजिए, आराम से बन जाएंगे। तो भाई साहब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि सिस ट्रांस से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर एक लिंकेज
यानी सिस ट्रांस तो बनेगा ही बनेगा, वो टोटल पूछ रहा है। बच्चों का ये कन्फ्यूज़न रहता है कि सर आप साइक्लो से एल्कीन से साइक्लो में चले गए, इसमें चले गए, उसमें चले गए। अरे भाई क्वेश्चन पढ़िए ना कि द नंबर ऑफ द आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर के लिए कितना पॉसिबल है, तो स्क्वायर प्लेनर में तो अब स्क्वायर प्लेनर शेप कैसी भी हो सकती है, NCS भी जुड़ सकता है, CNS भी जुड़ सकता है, मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि एक सिस बन सकता है, एक ट्रांस बन सकता है 2, और एक इसका लिंकेज आइसोमेरिज्म हो सकती है, यानी कि SCN भी जुड़ सकता है और NCS भी जुड़ सकता है। तो टोटल आइसोमर्स का जो नंबर निकल के आता है वो हमारे सामने जनाब 4 निकल के आता है। तो आंसर भाई साहब इसका 2 नहीं, इसका आंसर 4 आएगा। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द Fe इन K4 FeCN6 कॉम्प्लेक्स, ये तो बहुत सिंपल है। इसकी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। Fe यानी D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करा देगा। तो आप इसके लिए अगर आप चाहो तो मेरे जितने भी जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसकी आप 12th क्लास की अगर वीडियोस देख लेंगे तो ये कंसेप्ट भी अगर आता है तो ठीक है, नहीं क्लियर है तो कर लीजिएगा सी क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे पहुंच लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी इंक्रीज, यानी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है, और कब बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या छूट गया क्या यार, अच्छा नहीं 6 तो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। क्यों इंक्रीज़ करती? कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने, लिगेंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा होनी चाहिए। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो साइज हमें दिख रहा है इसमें डिक्रीज इन द साइज ऑफ कैटायन का साइज छोटा है, यानी कि हाई न्यूक्लियर चार्ज तभी होगा जब कैटायन का साइज छोटा होगा। तो आंसर फिर बी लगाइएगा। द नंबर ऑफ द आयंस फॉर्म्ड इन एक्वा सोल्यूशन बाय द कंपाउंड CONH3 का होल फोर्स, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ आयंस बनेंगे, तो भाई आपको बता देना चाह रहे हैं कि ये टूटेगा तो इतना हिस्सा तो टूट जाएगा पॉजिटिव में और Cl टूट जाएगा नेगेटिव में, मतलब इसके 2 ही बनेंगे, पॉसिबिलिटी 2 ही की है। तोड़ लेते हैं, तोड़ के भी दिखा देते हैं आपको। इसको यहीं तोड़ देता हूँ कि यानी कि कोबाल्ट हो गया, और आपका ये NH3 का होल 4 हो गया। इसके ऊपर आप अंदर Cl2 भी है, और ऊपर आ जाता है एक पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो एक पूरा ये आयन और एक पूरा ये आयन, तो समझ लीजिए 2 बनते हैं। 9 में क्या है कि CrNH3 का होल 6 ट्राई पॉजिटिव इज, अब ये कैसा है Cr ट्राई पॉजिटिव? भाई Cr पे 3 पॉजिटिव हो गए, जब Cr पे 3 पॉजिटिव हो गए तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगा आपका 4s0 हो जाएगा और 3d3 हो जाएगा। वैसे 4s1 3d5 होता है, तो 1 इधर से जाएगा, 2 उधर से जाएगा, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर कहलाएगा, यानी कि इसका नेचर जो होगा वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन इन K3 FeCN का होल 6, तो यहाँ पर 6 हो जाना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर पॉसिबल इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ डोनर साइट्स यहाँ 6 पर हैं। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स ना देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ डोनर साइट देखिएगा, और यहाँ पर लिगेंड्स और डोनर साइट बराबर ही हैं, तो कोई मतलब नहीं होता। 6 क्वेश्चन से 11th क्वेश्चन पे आइएगा। क्लोरोफिल इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग, पता है सभी को कि मैग्नीशियम होता है इसके अंदर, ये मैग्नीशियम आंसर लगा दिया। 12 में एक्सचेंज ऑफ कोऑर्डिनेशन ग्रुप बाय अ वाटर मॉलिक्यूल, तो ये वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म शो करता है, ये आपको भी पता होना चाहिए। तो 12th का जो आंसर होना चाहिए वो 6 आ जाना चाहिए, नहीं हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म आ जानी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस हुए कुछ, इन्हीं के कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ बढ़िया क्वेश्चंस देखते हैं, कहाँ गए भाई, आ जाओ बाहर, ये आ गए। इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम, अब तो आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल ही लेंगे, अब यहाँ शायद आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। निकल आएगा ना, क्रोमियम का 24 रख दीजिएगा, और 24 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो जाएगी, यानी कि 24 - 3 21 बचा, और 6 दूनी 12, यानी 21 और 12 जो आएगा, तो फिर आंसर इसका जो है 21 और 12 जोड़ दीजिए, 3 और यहाँ 3, यानी 33 आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन फिर बी सही आ जाना चाहिए, बी आप लगा लीजिएगा, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ा आएगा। उसका द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, अब आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लीजिए। क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 3 और 3 6, यानी कि 3 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं और 3 अमोनिया के जुड़े हुए हैं, तो 6 आना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 14 का आंसर फिर सी लगा देते हैं, सी लगा लीजिएगा 14 का आंसर, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, सही चल रहा है सब कुछ। 15 पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या है कि एन इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज 100%, यानी 100% आयनाइज हो गया,
तो इसका मतलब ही यही हो गया कि 100% आयनाइज तभी होगा कि उस पर हर आयन तभी आयनाइज होगा जब वो डबल सॉल्ट होगा, कॉम्प्लेक्स तो होता ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 100% आयनाइज द कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है, बात ध्यान रखिएगा। इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स भी वर्ड बोला है, अदरवाइज तो नॉर्मल भी हो सकता था, ये पॉसिबिलिटी थी, लेकिन यहाँ पर ए आ जाएगा डबल सॉल्ट। उसके बाद 15वें के बाद 16वें क्वेश्चन पे आ जाइएगा कि द टू कंपाउंड्स पेंटामीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड एंड अमीनो सल्फेट कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड रिप्रेजेंट्स, ये कौन से टाइप की आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आपको बता देते हैं। दोनों में एक ही डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है, एक में क्लोराइड है और एक में आपका ब्रोमाइड है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि लिंकेज तो ये है नहीं, आयनाइजेशन होता तो अंदर बाहर का चेंज होता, कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी, मेटल नहीं बदला हुआ है, सेम मेटल पे लगे हुए हैं, कोबाल्ट है दोनों में, देखो पेंटामीन इसमें से कोबाल्ट है उसमें कोबाल्ट है, तो इसका फिर नो आइसोमेरिज्म यहाँ पर, यानी मॉलिकुलर चेंज है, ये मॉलिकुलर फार्मूला है और ये यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, आइसोमेरिज्म कोई नहीं दिखाई दे रही। इफ SCN ligand, in SCN ligand if N is attached to a central atom the name is N हो जाएगा, यानी कि N थायोसाइनेटो, यानी N थायोसाइनेटो, तो थायोसाइनेटो N ही ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है, तो एक ही लगाना चाहिए। EDTA कैसा लिगेंड है, ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है। अगर आपको EDTA का स्ट्रक्चर पता ना हो तो मेरी वीडियो में मैंने EDTA के स्ट्रक्चर को पढ़ाया है, और फिर भी अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको यहाँ बना के भी दिखा दे रहा हूँ। CH2 यहाँ पर आ जाएगा, CH2 हो ना, यहाँ पर NH2 होता है तो मैं केवल N बनाऊंगा, H पे दोनों बैलेंस यहाँ भी फ्री छोड़ दूंगा, ऊपर आपका लगा दूंगा यहाँ पर CH2COO नेगेटिव, और यहाँ पर भी CH2COO नेगेटिव, यहाँ पर भी CH2COO नेगेटिव, और यहाँ पर भी CH2COO नेगेटिव। तो 4 डोनर साइट और 2 यहाँ से मिल जाएंगी। इस तरीके से डोनर साइट आपको 6 मिल जाती हैं। ये हेक्साडेंटेड लिगेंड कहलाता है, तो ये आप जान लीजिए अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है। चलिए कहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पर थे ये। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, ये हो गया 18वां क्वेश्चन हो गया। 19 पे आते हैं, कॉम्प्लेक्स विद बाइडेंटेड लिगेंड्स आर कॉल्ड, जब बाइडेंटेड तो चिलेटिंग लिगेंड बन जाता है, तो 19 का फिर आंसर आपका बी हो जाना चाहिए। आपको पता है चिलेट क्या होते हैं, जो स्टेबल, चिले में तो क्लॉ मतलब पंजा होता है, और जो सेंट्रल मेटल आयन को जब घेरे तो क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर बना ले, सर्किल यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो रिंग लाइक बनना चाहिए, रिंग नहीं हो लेकिन रिंग लाइक हो, समझ गए होंगे शायद। अब 19 पे आ जाते हैं, K4-Fe6 इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि ये K4-Fe6 की जो ये किसको पहचान, ये प्रेसियन ब्लू, आप टेस्ट में चले जाइए, प्रेसियन ब्लू कलर देता है आयरन थर्ड के साथ में, तो इसका मतलब है ये फेरिक आयन की पहचान में काम आता है। आयरन थर्ड मैंने बोला ना, तो फेरिक आयन। द शेप ऑफ द कोबाल्ट हेक्सामीन कैटायन विद विच हैज़ द सेंट्रल कोबाल्ट एटम सराउंडेड बाई 6 अमोनिया मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब फिर ये शेप जो होनी चाहिए वो ऑक्टाहेड्रल में जानी चाहिए, कि कोबाल्ट थर्ड है और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, और तो ऑक्टाहेड्रल शेप, अगर sp3d2 भी बोलोगे तब भी ऑक्टाहेड्रल ही आएगी, तो अदरवाइज़ फिलहाल यहाँ तो मेरे हिसाब से जो है वो आनी चाहिए आपकी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आनी चाहिए, कोबाल्ट थर्ड वाले केस में कोबाल्ट है ना, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा इसके अंदर। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Na3Fe NH3 का होल 6 होल 5 है, यानी कि 5 यहाँ हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा, इसके ऊपर 3 प्लस आ जाएंगे और उधर जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से +2 आ जानी चाहिए, फेरस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आप चेक कर लीजिए, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आप कहीं नहीं निकाल पा रहे हैं तो सोडियम की +1 यानी कि 3 हो जाएगी, प्लस इसे x मान लीजिए, +0 मान लीजिए, -5 मान लीजिए, इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो 5 में से 3 गया यानी कि -2 उधर प्लस में जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपका +2 आ जाना चाहिए, तो ये इसका आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से कोबाल्ट वाले क्वेश्चन हो गया आपका 21 हो गया, और आपका इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहुँच लेते हैं हम लोग, कहाँ पर है क्वेश्चन 22 भी हो गया। उसके बाद 23rd में द लिगेंड इन द कॉम्प्लेक्स FeCN का होल 6 3 नेगेटिव आयन इज, यानी कि द लिगेंड यहाँ पर CN दिख रहा है, सिंपल, इसमें क्या करना भाई, इसमें ज़्यादा दिमाग क्यों लगा दिया, तो इसमें आप CN लगा दीजिए, सिंपल से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि
प्राइमरी वैलेंसी ऑफ आयरन, आयरन की प्राइमरी वैलेंसी कितनी, जो वैलेंसी आयनाइज हो जाती है वो प्राइमरी वैलेंसी कहलाती है जनाब। तो इसमें मुझे लगता है कि आयनाइज होने वाली जो वैलेंसी है वो केवल कितनी है कि जो के बनेंगे बस वही आयनाइज हो रहे, बाकी तो एक अलग से आयनाइज हो ही नहीं रहा। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है, अदरवाइज नॉन आयनाइजेबल। तो अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी यही होता है कि जो वैलेंसी आयनाइज हो जाए वो कहलाती है प्राइमरी वैलेंसी कहलाती है। तो आयनाइज होने का मतलब है कि इस पर चार्ज कितना क्रिएट हो रहा है, यानी कि सिंपल हम ऐसे बोलें कि Fe के ऊपर चार्ज कितना आएगा, तो Fe के ऊपर 3 नेगेटिव आएंगे ऐसे बोलें, और कितने आयंस बनेंगे, तो इसका मतलब है 3 पॉजिटिव बनेंगे इधर, उधर ही तभी 3 नेगेटिव आएगा, अदरवाइज 3 नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसकी जो है वो आंसर इसका 3 आ जाना चाहिए। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर इन कॉपर अमोनियम सल्फेट, यानी कॉपर अमोनियम सल्फेट में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा। तो कॉपर अमोनियम सल्फेट का जो फार्मूला है CuNH3 का होल 4, CuNH3 का होल 4 हो जाता है, और यहाँ पर आपका SO4 आ जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे तो भाई साहब 4 ही आएगा, क्योंकि 4 अमोनिया इसमें जुड़े हुए हैं। तो 25वें का जो आंसर आना चाहिए वो मेरे हिसाब से फिर 4 आ जाना चाहिए। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस कंपाउंड द लिगेंड्स आर, एक तो अमोनिया है और क्लोरीन भी है, यानी दोनों है, तो यहाँ पर आंसर फिर C आ जाना चाहिए, है ना। पता लग रहा कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो होता है वही लिगेंड्स होते हैं, तो आपको पता ही होगा। विच विल नॉट गिव द यूजुअल टेस्ट ऑफ आयरन, आयरन का जो यूजुअल टेस्ट कौन नहीं देता है, तो आपको बता देते हैं ये एक स्पेशल टेस्ट है, ये यूजुअल टेस्ट आयरन का नहीं देगा ये, क्योंकि आयरन इसमें फ्री नहीं होता है, समझ गए ना। आयरन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है टर्नबुल्स ब्लू जो होता है वो किसकी वजह से, ये एक्सपेरिमेंट आपने BSc में किया होगा जहाँ तक मुझे याद है। तो 28 का आंसर जो होता है KFe, इसमें दोनों, यानी कि एक Fe अंदर एक Fe बाहर होता है, दोनों, यानी कि फेरो साइनाइड वाला कंडीशन है, तो फेरी साइनाइड वाला है। तो अंदर जो है वो जो ऑप्शन है फेरी और फेरो, तो फेरस फेरी साइनाइड, यानी कि ऑप्शन इसका फिर B लगना चाहिए। इसमें फेरिक कंडीशन भी होती है और फेरस कंडीशन सेकंड B कंडीशन होती है और थर्ड भी होती है, दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट रहती हैं। तो यही आंसर फिर मैंने फेरस फेरिक लगाइएगा, फेरो फेरिक भी बोलते हैं इसे हम लोग। 29 पे आइएगा। पिक अ पुअर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कॉम्प्लेक्स इन द सॉल्यूशन, यानी कि जो वीक होगा तो वीक वही होगा भाई साहब जो आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगा, सिंपल सी बात यही हुई। तो इसका मतलब है फिर मेरे हिसाब से 29 है, 29 का आंसर फिर ये होना चाहिए कि भाई इसमें कितने 2 बनेंगे, 3 इसमें भी 4, और इसमें भी आपके 3, और इसमें ज़्यादा आयन सबसे कम इसी में 2 ही बन रहा है। तो इसका मतलब है कि केवल लीस्ट नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेगा सॉल्यूशन के अंदर, तो यही फिर जो हो जाएगा आंसर इसका। कॉम्प्लेक्सेशन इज सोन बाई, कॉम्प्लेक्सेशन कौन शो करता है, यानी कौन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, सिंपल सी बात यह है। तो सभी ट्रांजिशन मेटल है तो सभी बनाते हैं, तो D बना लीजिएगा। द नंबर ऑफ आयंस गिवन बाय द PT, ये तो आयन तो ये तो मुझे तो नहीं लगता कोई दे पाएगा, तो 31 का फिर आंसर 0, क्योंकि इसके बाहर कुछ है ही नहीं, काउंटर आयन तो है ही नहीं इसके अंदर। आयनाइजेशन ऑफ द K, यानी कि ये K देगा और एक G से इनका होल ट्वाइस नेगेटिव देगा, तो यानी कि इसका 32 का भी फिर A लगा लेते हैं। 33वें का देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पाई कॉम्प्लेक्स, कौन सा इसमें पाई कॉम्प्लेक्स है, तो मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है इसमें फेरोसिन पाई कॉम्प्लेक्स है, पर मैंने पढ़ाया भी था 5 पाई कॉम्प्लेक्स में फेरोसिन एग्जाम्पल। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, बहुत ही ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर sp3d2 वीक लिक्विड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं हो पाएगी, तो फिर बाहर की आउटर d ऑर्बिटल यूज़ होगी, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन यूज़ होगी इसके अंदर। तो फिर आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, इसका आंसर फिर हो जाना चाहिए sp3d2, मतलब ये आंसर हो जाना चाहिए। फार्मूला फेरोसिन आप जान रहे हैं कि सैंडविच स्ट्रक्चर होता है इसमें, यानी कि जो आयरन जो फिनाइल ग्रुप होता है वो आयरन जो होता है फिनाइल ग्रुप के थ्रू जो सैंडविच बना लेता है, तो वही कंडीशन इसमें आने वाली है, तो D लगा दीजिएगा आंसर। तो ये मैंने 35 क्वेश्चन आपको कराए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको लगाइएगा ज़रूर आपको, क्योंकि इसमें आपको एग्जाम में मदद, तो इस मैराथन दौड़ में लगे रहिए, दौड़ते रहिए, मैं आपको आपकी सफलता की तरफ खींच कर ले